हेलो। देखिए, हम लोग वीडियो की तैयारी कर रहे हैं और वीडियो का जो पेपर हुआ था उसको आज हम सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारा वीडियो काफ़ी इरेगुलर हो गया है और वीडियो आप लोगों को मिल नहीं रहा है। तो होता है कि जब अच्छा काम आदमी स्टार्ट करता है तो कई तरह की परेशानियां होने लगती हैं। तो चलिए हम कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा किया जाएगा। अब देखिए, ये जो 2018 में पेपर हुआ था 22 तारीख को, 22 दिसंबर को, उसका सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है। और इस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे पूरा कंप्लीट। इस वीडियो में हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसमें देखेंगे कि हम लोग का नंबर क्यों नहीं आ पा रहा था। जो लड़के कह रहे थे कि 35 से ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो गया था, तो वास्तव में रीजनिंग का ना आना या कमज़ोर होना नहीं था। इस पेपर में इतनी ज़्यादा गलतियाँ थीं, उस गलतियों के चलते ही लड़कों ने क्या किया कि रीजनिंग में कम स्कोर किया। दिया डाटा कुछ और है, सॉल्व कुछ और कर रहे हैं, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। और जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें हम लोग को कैसे इन सब क्वेश्चनों को टैकल करना है। जो क्वेश्चन गलत हो उसको तुरंत छोड़ के वहाँ से चले जाना है, मतलब अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक ही क्वेश्चन पे टिक के आप रहेंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तो एक क्वेश्चन पे आपने टाइम तो दिया, आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन हमने लगा लिए हैं, तो ये गलत क्यों आ रहा है आंसर, जबकि वो कमीशन गलत आंसर ही दिया है। तो इस तरह के इसमें मिसप्रिंटिंग हुए हैं। हमने 2 पेपर सॉल्व कराया है, उन दोनों पेपर में जितनी गलतियां नहीं थी इसमें काफ़ी ज़्यादा गलतियां थी। 5 से 6 क्वेश्चन आपको गलती देखने को मिलेंगी। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 51 से क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होगा। और देखो, यहाँ पूछा गया है कि रंजीत किस वर्ष पैदा हुआ था। अब देखिए, ये रंजीत किस वर्ष पैदा हुआ था, ये किसका है। इसमें दो आपको दिया गया है स्टेटमेंट, आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ के कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इस स्टेटमेंट को इसका आंसर निकालने के लिए पर्याप्त होगा। तो आपको करना क्या है, इसे हम डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन बोलते हैं। इसको डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन बोलते हैं और वीडियो के एग्ज़ाम में डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे। तो उसको देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। रंजीत किस वर्ष पैदा हुआ था, तो रंजीत किस वर्ष पैदा हुआ था इसको हम लोग निकालते हैं। वर्तमान में रंजीत अपनी माँ से 24 साल छोटा है। अब ये मदर हैं और ये रंजीत हैं, ये 24 साल छोटे हैं। तो देखिए, इससे तो पता नहीं चलेगा कि रंजीत किस वर्ष में पैदा हुआ, बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए, रंजीत के ब्रदर हैं, रंजीत का भाई जो 2001 में पैदा हुआ था, पैदा हुए थे, उनकी माँ से 31 साल हैं, उनकी माँ से 31 साल हैं। अब देखिए, हिंदी को भी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा कि उनकी माँ से 31 साल हैं क्या हैं, कोई क्लियर नहीं है इसमें। इसको आप लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे, इज 31 ईयर यंगर टू हिज मदर। जो रंजीत के ब्रदर हैं, ये रंजीत के ब्रदर ये 2001 में पैदा हुए थे, जो अपनी माता श्री से क्या हैं, 31 वर्ष छोटे हैं। तो इनकी माता श्री कब पैदा हुई थी इनको हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसमें से 31 हम लोग हटा देंगे तो ये 0, ये 7 और ये हो जाएगा 19। तो इनकी माता का कितने में पैदा हुई, जैसे मदर हो गई तो ये इनका कितना आ गया डेट ऑफ बर्थ, 1970 में ये पैदा हुई। अब इससे क्या है, 24 साल क्या है, रंजीत छोटा है, तो 24 साल बाद पैदा हुआ होगा रंजीत, तो इसमें 24 सेट कर दीजिए। तो ये हो गया 4, ये हो गया 9 और ये हो गया 9, 9। 1994 में क्या हुआ कि रंजीत पैदा हुआ होगा। तो इनमें दोनों स्टेटमेंट को हम लेके चलेंगे, तब जाके इस क्वेश्चन का आंसर हम दे पाएंगे। और उसमें भी देखिए, जो लोग इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं वो लोग क्वेश्चन को 100% गलत करेंगे। क्योंकि इसमें लैंग्वेज इतना टफ दिया है। लैंग्वेज टफ क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रंजीत का भाई जो 2001 में पैदा हुए थे, जबकि होना चाहिए कि हुआ था, उनकी माँ से 31 साल है, उनकी माँ से 31 साल है क्या। तो अब आपको यहाँ सेंस लगाना पड़ेगा कि हाँ 31 साल वो छोटा होगा। यहाँ पे दिया है यंगर टू हिज मदर। तो इस तरह आप लोगों को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। यदि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है हिंदी में तो आप उसको इंग्लिश में पढ़िए
और देखिए कि क्या आपका क्वेश्चन कह रहा है, क्योंकि मेन जो इंग्लिश में क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके क्वेश्चन को लिखा जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन था। जो थोड़ा भी इंग्लिश नहीं जानता है या इंग्लिश पे पकड़ नहीं है उसको क्या करेगा, गलती करेगा क्वेश्चन। तो इस तरह के छोटे छोटे मिस्टेक थे जिसकी वजह से लड़कों के नंबर क्या हुए, थोड़े कम आए। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। 28 बैग की कुल लागत क्या होगी यदि उनमें से प्रत्येक की लागत समान है। देखिए पूछा गया है कि 28 बैग की कुल लागत क्या होगी यदि 28 बैग का जो लागत प्रत्येक का कीमत है वो इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक बैग की लागत का 5वां हिस्सा क्या है, ये 50 है। तो मान लीजिए कि प्रत्येक बैग x रुपये में बन रहा है, इसका 5वां हिस्सा कितना है, 50 है। तो x कितना आ जाएगा, 250, x 250 आ गया। तो पहला स्टेटमेंट से तो आंसर आ गया कि प्रत्येक बैग की लागत कितनी है, 250। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। अब देखिए जब भी डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो 2 कथन दिया हो या 3 कथन दिया हो, आप सबको चेक करेंगे तभी जाके आंसर मार्क करेंगे। मान लीजिए ये सही हो गया, आपने क्या किया कि केवल कथन 1 सही है 2 सही नहीं है। आप कैसे बता सकते हैं, पहले 2 को सॉल्व कीजिए उसके बाद आप आंसर दीजिए। 3 बैग की कुल लागत 2 बैग की कुल लागत से 250 अधिक है। अब देखिए 3 बैग की कुल लागत 2 बैग की कुल लागत से 250 अधिक है। अब देखिए इनमें हम लोग गैपिंग देखा जाए तो 1 बैग का अंतर है और 1 बैग का प्राइस कितना दे दिया, 250। तो या तो हम स्टेटमेंट 1 को यूज करें या 2 को यूज करें, हमारा दोनों से क्या होगा, आंसर आ जाएगा। और इसका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर दिए कि दोनों स्टेटमेंट या तो पहले से या तो दूसरे से। अब हिंदी में इसका हम लोग आंसर पढ़ते हैं, केवल पहले से तो ये तो गलत हो गया, केवल दूसरे से ये भी गलत हो गया। अब देखिए यहाँ सी दिया है, न तो कथन 1 या 2 सही है। अब न तो के साथ क्या लगता है, या नहीं लगता है। ऐसे लिखा जाता कि या तो कथन 1 या कथन 2 सही है, न तो कथन 1 ना ही 2 सही है, मतलब कि दोनों ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश में आइदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट, मतलब कि या तो ये दोनों क्या हैं, अलग अलग इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पर्याप्त है। तो देखिए यहाँ हिंदी भी फिर से गलत दे दिया। तो ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किए और दोनों क्वेश्चन में क्या आ गया, मिस्टेक आया हिंदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पूछा है कि मार्बल को कैसे लिखा जाएगा। अब मार्बल को कैसे लिखा जाएगा, ये चाइनीज कोडिंग होता है। अब देखिए इसको कोड किया गया है सम स्टोन और मार्बल, और फिर इसको कोड किया गया है मार्बल डोंट ब्रेक। अब देखिए मार्बल यहाँ भी है, मार्बल यहाँ भी है, तो इन दोनों में SI कॉमन है। तो पहले स्टेटमेंट में तो निकल गया कि SI क्या होगा, मार्बल का कोड होगा। अब सेकेंड ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। सेकेंड ऑप्शन देखिए, सम स्टोन्स आर मार्बल और मार्बल्स आर स्ट्रॉन्ग, यहाँ से भी क्या होगा, आपका निकल जाएगा। लेकिन देखिए मार्बल आर और मार्बल आर 2 आ रहा है, तो इस स्टेटमेंट से हम क्या करेंगे नहीं निकाल पाएंगे। केवल आपका इसमें पहला सही होगा, दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, नहीं सही होगा, क्योंकि 2 कॉमन मिल रहा है, मार्बल आर और मार्बल आर। AL और SI दोनों में कॉमन है, तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे दूसरे ऑप्शन से कि मार्बल का कोड क्या होगा। तो पहले ऑप्शन से हम क्या कर देंगे, इसका आंसर दे देंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा, केवल कथन 1 सही है जबकि 2 सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए ये भी डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, कथन चौथा क्वेश्चन। तो डाटा सफिशिएंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग। सीन लो बे, जिसका अर्थ है ही इज वेल, इसमें वेल का कोड आपको निकालना है।
अब देखिए वेल का कोड आपको निकालना है। दो स्टेटमेंट कथन दिए गए हैं, इन दोनों में से आपको देखना है कि किससे आपका वेल का कोड निकाला जा सकता है। तो देखिए पहले वाले से, अब यहाँ पे वेल है और इसको कोड किया गया है दे आर वेल। तो दे आर वेल मतलब कि इसमें क्या हो जाएगा, इससे कोड आपका निकल गया। एल ओ किसका कोड होगा, वेल का कोड होगा। दूसरे से देखते हैं, ही इज स्ट्रांग, ही इज स्ट्रांग। यदि इस वाले स्टेटमेंट में ही इज निकाल दें तो आपका वेल निकल जाएगा। तो ही इज का आपको कोड यहाँ पे मिल गया, क्या है एस आई, तो एस आई नहीं होगा, और बी वाई ई तो बी वाई नहीं होगा। तो इस स्टेटमेंट से भी एल ओ आ रहा है। तो क्या करेंगे, या तो पहला या तो दूसरा। तो इसमें कथन कौन सा सही होगा, देखिए या तो कथन 1 या कथन 2 सही है। अब ये इसमें दोनों सही था, या तो इससे निकाले या तो इससे निकाले। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपका सही दिया है, या तो कथन 1 या 2 सही है। और यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन ये पढ़े थे, ये वाला, हाँ ये वाला, यहाँ पे देखिए हिंदी क्या लिखा था, न तो कथन 1 या 2 सही है। तो देखिए हिंदी में कितनी ज़्यादा मिसप्रिंट की जा रही हैं चीज़ों को। तो अभी 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया, 4 में से 3 मिसप्रिंट आप लोग को हिंदी में मिल गया। तो आप लोग कोशिश कीजिए क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ने की, और इंग्लिश थोड़ा रीडिंग कीजिए ताकि आप लोगों को इंग्लिश सही हो और उससे थोड़ा बहुत आप लोग पकड़ सकें इंग्लिश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे दिया है 20 और इंटू को क्या कहते हैं, योग, योग ये 16, काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है। माइनस को क्या कहते हैं, विभाजन, यहाँ पे विभाजन हो गया 2, और प्लस को कहते हैं गुणा 2, और डिवाइड को कहते हैं घटाना। तो अब देखिए इससे पहले डिवाइड को हल करते हैं, ये हो गया 8 और 8 दूना 16, 16 माइनस 8, और तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 8, तो कितना आंसर आ जाएगा 28। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। एक खेत में जितने भेड़ हैं उतनी मुर्गियां हैं, मतलब जितने भेड़ हैं, भेड़ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, शिप। तो यस इज इक्वल टू हेन हो गया। और आगे पढ़िए, जितने पुरुष हैं उनकी 2 गुना बकरियां हैं। मान लीजिए पुरुष को मैन और बकरी को गोट कहते हैं, तो ये 1 है तो ये कितनी है 2 हैं, और जितनी बकरियां हैं उनके 2 गुने भेड़ हैं। तो 2 गुने भेड़ है तो सीप कितने होंगे 4 होंगे। तो 4 सीप होंगे तो हेन भी कितने होंगे 4 होंगे। हम जानते हैं कि आदमी के कितने पैर होते हैं 2, और दिया है कि यदि कुल पैरों की संख्या 44 हो तो खेत में कितने पुरुष हैं। तो आदमी के कितने पैर होते हैं 2, बकरी के कितने पैर होते हैं 4, सीप भेड़ के कितने पैर होते हैं 4, मुर्गी के कितने पैर होते हैं 2। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है। अब देखिए हम मान लेते हैं कि 1 आदमी है, 2 बकरी है, 4 भेड़ हैं और 4 मुर्गियां हैं। तो रेशियो आपको मिलना चाहिए। अब देखिए 1 आदमी है तो इनके 2 पैर हैं तो 2 ही पैर होगा, प्लस 2 बकरियां हैं और 1 के 4 पैर होते हैं, तो टोटल पैर कितना हो जाएगा 8। 4 भेड़ है और 4 1 का होता है, तो टोटल पैर कितना हो गया 16, और 4 मुर्गियां हैं और 2 पैर होता है, तो ये कितना हो जाएगा 8। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया 8 8 16 16 32, और 32 और 2 34, 34 यहाँ पे आंसर आया। और यहाँ पे दिया है 44, जबकि इसका कोई रेशियो आपको नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे कह रहा है, अभी देखिए 2 हम आदमी, 1 केवल आदमी को लिए हैं, तो आ रहा है आपका कुल का कितना, हाँ कुल का कितना आ रहा है 34 पैर आ रहा है। और यदि, और इसमें देखिए ऑप्शन में दिया है 14 12 16 8, तो सपोज कर लीजिए कि हम इसको 8 मान लें, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और 16 का ये 32, और 32 का 4 गुना हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 128 शायद इसका होगा। और जबकि पैरों की संख्या कितनी दी है 44 दी है। तो ये हिंदी में भी क्वेश्चन गलत है और इंग्लिश में भी क्वेश्चन गलत है। और इस क्वेश्चन में जो लड़का फंस गया वो क्या करेगा, अपनी टाइम को बर्बाद करेगा। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे कमीशन से, जो क्वेश्चन क्या थे सरासर गलत थे।
तो इस वजह से नंबर कम आए थे। लोग जानते थे रीजनिंग सॉल्व करना, लेकिन फिर भी नहीं सॉल्व कर पा रहे थे क्योंकि क्वेश्चन ही गलत दिए जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, डाटा सफिशिएंसी। राम और श्याम हमेशा वर्ग में पहला और दूसरा रैंक मिलता है। राम और श्याम है। अब यहाँ पे देखिए वर्ग दिया, इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं राम और श्याम ऑलवेज गेट फर्स्ट एंड सेकेंड रैंक इन क्लास। अब देखिए इंग्लिश में कितना अच्छा इसको किया गया है। यहाँ पे लिखना चाहिए था राम और श्याम हमेशा कक्षा में पहला और दूसरा स्थान पाते हैं या रैंक मिलता है। तो यहाँ वर्ग लिख दिया है, तो वर्ग खैर ये कोई मिसप्रिंट नहीं है, हम लोग मान सकते हैं कि हाँ वर्ग में आता है इन लोगों का। अब देखिए इन लोगों को हम लोग वेरीफाई करना है। तो राम को हमेशा पहली रैंक मिलती है जबकि श्याम को दूसरी रैंक मिलती है। ऐसा तो कंफर्म कहा नहीं गया है, यहाँ पे केवल कहा गया है कि राम और श्याम केवल यही हैं जो फर्स्ट और सेकंड पाते हैं, लेकिन ये नहीं बोला गया है कि राम को पहला मिलता है और श्याम को दूसरा मिलता है। हो सकता है कि श्याम पहला पाता हो, राम दूसरा पाता हो, तो ये तो स्टेटमेंट आपका पूरा तरह से गलत हो गया। दूसरा आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, राम और श्याम के बीच प्रतिस्पर्धा नाखूनों के रूप में कठिन है। अब यहाँ देखिए कट थ्रो कंपटीशन हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसका सेंस यहीं पे यही होगा कि इन दोनों के बीच में क्या होता है, कट थ्रो कंपटीशन होता है। कभी राम पहले आ जाता है, कभी श्याम पहले आ जाता है, तो ये हमेशा फ्लैक्चुएट होता रहता है। तो इस ऑप्शन को हम लोग मार्क कर देंगे। तो इसमें केवल दूसरा सही है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से डाटा सफिशिएंसी। अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए सिर्फ मरी हुई मछलियां ही बहाव के साथ जाती हैं। ओनली डेड फिश गो विद फ्लो। क्या डेड फिश जो होती हैं वही क्या होती हैं, गो विद फ्लो से जाती हैं। जीवित मछली कभी प्रवाह के साथ नहीं जाएगी। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जीवित मछली कभी प्रवाह के साथ नहीं जाएगी। तो ये ऑप्शन आपका सही है कि गलत है। अब यहाँ पे देखिए कथन ये है और कथन के अनुसार यहाँ पे मान्यताएं क्या क्या दी गई हैं, तो इसको हमें वेरीफाई करना है। और दूसरा ऑप्शन दिया है कि किसी व्यक्ति को खुद सोच कर निर्णय लेना चाहिए। तो इसका जो ये लिखा गया है इससे तो कोई मतलब नहीं रख रहा है कि किसी व्यक्ति को खुद सोच कर निर्णय लेना चाहिए। ये तो एकदम फालतू लग रहा है, क्योंकि इसमें दिया कुछ और है और यहाँ पे कुछ और है। देखिए और जो कमीशन है, कमीशन इसी को क्या किया है, राइट आंसर माना है। तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा कि इसमें क्या लॉजिक लगा के वो कमीशन राइट आंसर माना है। अब यहाँ पे मान्यताएं दिया है, एजम्पशन क्या हमने माना है कि इसको राइट हमने कमीशन माना है। तो यहाँ पे हमारे सेंस से ये होता, यदि हम लोग सिलॉक्स सॉल्व करते हैं, जैसे ओनली ए हम लोग लिखते हैं कि ऐसे लिखते हैं ओनली ए आर बी, ऐसे हम लोग एक सिलॉक्स में स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो इसका मतलब होता है कि जो बी है वो क्या है, ए के अंदर है, मतलब बी ए के सिवा और कुछ नहीं हो सकता है। इस टाइप का हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, थोड़ा सा लॉजिक बनेगा। और इसमें हमारे ख्याल से पहला वाला ऑप्शन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए कि केवल सिर्फ मृत जो मछली हैं, डेड मछलीस हैं, वही गो विद फ्लो जा रही हैं। तो जो जीवित मछलियां हैं वो क्या करेंगी, फ्लो के अनुसार नहीं चलेंगी। तो ये सिलॉक्स के आधार पे पहला वाला क्वेश्चन, पहला वाला आंसर सही होगा। तो इसका ऑप्शन ए होगा। आप लोग इसको सोचिएगा कि इसमें आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। कमीशन इसको ये मार्क किया है, आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट, फिर से सिलॉक्स आ गया। अब इसको भी देखिए, सितारों के लिए लक्ष्य, आप कम से कम चंद्रमा पर उतरें। अब देखिए कोई बंदा आप 8 घंटा पढ़ने की डेली हैबिट बनाता है,
तो उससे पहले ये तो कहा जाएगा ना, पहले 5 घंटा मढ़ के दिखाओ। जब तुम 8 घंटे का लक्ष्य रखते हो तो पहले 5 घंटा तो पढ़ो, उसके बाद ही तो 8 घंटा पढ़ोगे। तो इसका सिंपल सा लॉजिक ये हुआ। अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलना, लोग सितारों के लिए लक्ष्य रखते हैं क्योंकि वे चंद्रमा से बड़े हैं। बिल्कुल फालतू स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है। फिर खगोलविद तारों पर जाने का लक्ष्य रखते हैं और चंद्रमा पर उतरते हैं। अब देखिए, तारों पर जाने का लक्ष्य रखते हैं, चंद्रमा पर उतरते हैं, तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इसको फिर से पढ़ेंगे कि सितारों के लिए लक्ष्य, आप कम से कम चंद्रमा पर उतरेंगे। तो ये जो कहा जा रहा है कि आप सितारों के लिए लक्ष्य रख रहे हैं तो कम से कम चंद्रमा पर तो उतरेंगे ही। तो इस अनुसार ये दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, गलत, सही हो जाएगा। क्योंकि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो यदि स्टार पे जाने का लक्ष्य रखते हैं तो क्या करते हैं, ये चंद्रमा पे उतरते हैं। यदि इस कथन को अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये वाला क्या होगा, आपका स्टेटमेंट बिल्कुल राइट होगा। लेकिन वास्तव में यदि इसको सोचा जाए तो जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, जैसे सन उन पे जो भेजा जाता है, अभी तक तो कोई गया नहीं है स्टार पे, तो सन पे जो भेजा जाता है तो उसको ज़रूरी नहीं होता है कि वो चंद्रमा पर उतरे ही। आई बात समझ में? तो वो डायरेक्ट सन के लिए रवाना होता है, कोई जो भी सैटेलाइट छोड़ा जाता है। तो यहाँ पे यदि इस स्टेटमेंट को पढ़ के आंसर देना हो केवल इसी स्टेटमेंट के आधार पे, तो ये दूसरा ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। तो इसमें आप देखेंगे कि ये दूसरा ऑप्शन ही आपका सही होगा, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए, क्योंकि जो इसमें कहा गया है वही क्या निष्कर्ष में कहा जा रहा है, तो ये आपका सही हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा होगा। अब देखिए, बाईं ओर से 18वां मतलब बाईं, तो बाईं इधर आएगा, फिर से सातवां मतलब क्या, 18 में से 7 घटा देंगे तो 11, और 11 का आंसर क्या है, के। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें देखिए किया क्या गया है, लिखा गया है मानसून को कोड किया गया है यहाँ पे, फिर विंटर को कोड किया गया है यहाँ पे, तो आपको समर का कोड पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको हम लोग करेंगे कैसे। यहाँ पे देखिए यम का कोड कितना होता है 13, और यहाँ लास्ट को देखिए 15 होता है, मतलब यहाँ से 2 को बढ़ा दिया गया है। आई बात समझ में? तो यहाँ से हम समर का कोड देखते हैं, यस को 2 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, यू आएगा। तो यहाँ पे देखिए इन तीनों ऑप्शन में यू कहीं नहीं आ रहा है, केवल डी ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यदि आप इसको पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका पूरा नंबरिंग कर लीजिएगा, और नंबरिंग करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें क्या किया जा रहा है। नंबरिंग करने के बाद यहाँ 13 है, 13 का 15 लिख दिया गया, 15 का 13 लिख दिया गया, 16 का क्या लिख दिया गया, अब देखिए 14 का क्या लिख दिया, 16 लिख दिया गया, मतलब 2 बढ़ाया जा रहा है और 2 घटाया जा रहा है। इस टाइप का ये क्वेश्चन सेट किया गया है। तो आप भी इसमें 2 बढ़ा के 2 घटा के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करे, तुरंत नंबरिंग कीजिए, और नंबरिंग करने के बाद वो क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि विषम आकृति को पहचानिए। अब इसमें विषम आकृति क्या होगा, अब देखिए आपको देखने से ही लग रहा है कि सी ऑप्शन क्या होगा, विषम होगा। और जो 3 फिगर हैं वो क्या है, लाइन से बने हैं, लाइन से ड्रा हुए हैं। बस इसमें सी वाले में क्या है, आधा सर्किल है और 1 लाइन है बस, और 3 में फिगर में क्या है, केवल लाइन का यूज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन। जॉइन को इतना से कोड किया गया है, फिर पोकर को इतना से कोड किया गया है। क्वेश्चन हम सॉल्व भी करवाए हैं आप लोगों को। तो JO का कोड क्या है, JO का कोड 85। तो 85 कहाँ, 85 एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन करिए और आगे बढ़िए।
सिलॉक्स का क्वेश्चन, सिलॉक्स हमने पूरा सॉल्व करवाया है, तो उसमें देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सम पेंसिल आर स्टिक, कुछ पेंसिलें छड़ है, तो सम पेंसिल्स आर क्या हो गया स्टिक्स, ऑल स्टिक्स आर ट्री, मतलब सभी छड़े क्या हैं पेड़ हैं, तो यहाँ पे ट्री। अब पूछा गया है कि सभी छड़े पेंसिल है, सभी छड़े पेंसिल है, तो क्या इसका पोर्शन इसमें जा रहा है, नहीं, तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो गया गलत हो गया। सभी पेंसिल पेड़ है, तो सभी पेंसिल क्या है पेड़ है, ये भी क्या हो गया गलत हो गया। तो इसमें क्या सही होगा, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अब ये देखिए इसको हम लोग करते हैं। थॉमस अपने भाई को घर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय जाता है। पहले वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है। अब देखिए पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ता है। हमने बताया कि जब भी लेफ्ट मुड़ा जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज और राइट मुड़ा जाता है तो क्लॉकवाइज आपको मूव करना होता है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे समझ। तो फिर वह बाएं मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। तो बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये 3 किलोमीटर चला और यहाँ पे उसका क्या आ गया घर आ गया। वहाँ से वह दाएं मुड़ता है और पुस्तकालय पहुँचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। पुस्तकालय मतलब दाएं मतलब क्लॉकवाइज, यहाँ 1 किलोमीटर चलता है। पूछा गया है कि घर और चर्च के बीच में न्यूनतम दूरी क्या है। चर्च उसका कहाँ है, यहाँ पे लाइब्रेरी हो गया, यहाँ पे चर्च हो गया, तो इनके बीच में आप निकालेंगे डिस्टेंस पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये 5 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सी को 5 का कोड किया गया है। सी का कोड कितना होता है 3, और इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5। वैसे ही इसको हम लोग किए हैं। अब देखिए सी का 3 होता है तो 3 2 5, और ई का 5 होता है तो 2 7, ए का 1 होता है तो 2, और 20 होता है टी का, तो इसको 22, और इसको सबको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 5 12, 12 और 2 14, और 14 और 22 कितना होता है 7 5 12। फिर से एक बार चेक करते हैं। सी को हम 5 लिख दिए। देखिए सी का कोड 3 होता है, तो 3 में जोड़ेंगे तभी 5 आएगा। तो यहाँ पे सी का कोड कितना है 3 में 5 जोड़े, 3 में 2 जोड़े तो 5, और ई का कितना कोड होता है 5, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो गया 7, और ए में 2 जोड़ेंगे, गलती यहाँ पे हो गई, ये यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो ये 37 आ गया। तो इसका मतलब 1 1 2 2 इसमें जोड़ा गया है, तो जे का होता है 10 तो 12 हो गया, ए का होता है 1 तो ये 3 हो गया, जे पी होता है 16 होता है तो ये 18 हो गया, और फिर ए 3 हो गया, और फिर 14 होता है तो ये 16 हो गया। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 12 18 30 हो गया, और 30 और 16 कितना 46, और 46 और 6 कितना हो गया 52, तो इसका 52 आंसर हो जाएगा। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखिए, इसको हम लोग करते हैं। मान लीजिए ए बी की पुत्री है, ए जो है बी की क्या है पुत्री है, मतलब ये फादर या मदर होंगी। बी सी की बेटी है तो ये मदर ही होंगी, और ये सी की बेटी है। सी का भाई डी है, सी का भाई कौन है डी है, और डी ई की माँ है। सी डी का भाई है, यहाँ पे देखिए इसको, ये सी है डी का भाई, ये मेल है, और डी ई की माँ है, तो डी ई की माँ है तो यहाँ पे हम लोग ई की माँ लिख लेते हैं। यदि ई पुरुष है, ये क्या है मेल है, तो ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है। अब देखिए ये क्या होंगी, ये भी होंगी चचेरी बहन, तो चचेरी बहन की लड़की को क्या कहते हैं भांजी ही कहते हैं, मतलब बहन की लड़की को भांजी कहते हैं, तो ये हो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। किसी त्रुटिपूर्ण कंपास में पूर्व को उत्तर, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, पूर्व को क्या कहा जाता है नॉर्थ, पश्चिम को पूर्व, पश्चिम इधर होता है तो इसको हम लोग ईस्ट कहते हैं, फिर उत्तर को दक्षिण, इसको हम लोग साउथ कहते हैं, दक्षिण को पूर्व। अब देखिए यहाँ भी क्वेश्चन क्या है मिसप्रिंट है, दक्षिण को पूर्व कहते हैं, जबकि होना यहाँ चाहिए, यहाँ पे देखिए साउथ एज वेस्ट। अब इसको आप लोग पढ़ेंगे तो फिर से कहेंगे कि ईस्ट एक बार आ ही गया,
तो ये भी ईस्ट क्यों होगा, ये वेस्ट होना चाहिए, तो ये आपका होगा वेस्ट, W। अब हिंदी को जो ही कन्फ्यूजन आपको हो तो आप तुरंत इंग्लिश पढ़िए, तभी आपका कल्याण होगा, वरना आपका क्वेश्चन बहुत रॉन्ग हो जाएगा और आप टाइम वह फालतू में बर्बाद करेंगे। तो इस कंपास पर दक्षिण पूर्व का अनुसरण करने वाले लोगों का वास्तविक समूह। अब देखिए दक्षिण पूर्व एक्चुअल में लिखेंगे तो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, और ये क्या होता है, साउथ होता है। तो दक्षिण पूर्व इधर आएगा, तो इसमें भी कौन आया, इधर, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है और इसको अभी हमने देखा है पेपर सॉल्व करने से पहले। तो ये क्वेश्चन भी क्या है, गलती दिया गया है। इसमें आप देखेंगे तो 7 से 8 क्वेश्चन गलत आपके दिए गए हैं इस पूरे क्वेश्चन में। इसमें किसने 1 2 3 और 4 क्वेश्चन है। पूरा DI क्या है, मतलब वेन डायग्राम पूरा गलत है। आइए आप लोगों को समझा देते हैं कि क्यों गलत है। यहाँ पे देखिए कि 3 न्यूज़पेपर ABC बॉट बाय 300 फैमिली इन अ गेटेड कम्युनिटी ईच डे। 3 समाचार पत्र ABC प्रत्येक दिन एक गेटेड समुदाय में 300 परिवारों द्वारा खरीदे जाते हैं। अब देखिए 3 फैमिली हैं और 3 समाचार पत्र हैं और 300 फैमिली द्वारा खरीदा जाता है। अब ये किस आधार पे सेट किया गया है ये तो बताया नहीं है, कि परसेंटेज पे रखा गया है कि किस पे रखा गया है, रेशियो पे रखा गया है। तो हमको कैसे पता चलेगा, इसको जोड़ने से। अब देखिए 22 और 21 कितना हुआ, 43, और 43 यहाँ पे लिख दिए, और फिर 16 जोड़ दिए, और 4 4 8 और 8 16। इसको हम पूरा जोड़ेंगे तो 6 6 12 3 15 हासिल 1, और ये 4 2 6 1 7। मतलब कि ये इसको हम लोग 75% मान के चलें कि ये जो आपका है ये तीनों ये 75% है, तो 25% लोग क्या हैं, पेपर नहीं लेते हैं। यदि ऐसे मान के हम लोग चलें, बाकी कुछ दिया तो है नहीं तो हमें मानना ही पड़ेगा। तो ये 75% है, मतलब इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि केवल A 16% है, केवल B 22% है, केवल C 21% है। A और B और तीनों कितना परसेंट यूज करते हैं, तीनों न्यूज़पेपर 4% यूज करते हैं। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये एक तरीका बन सकता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा क्या गया है, हाउ मैनी फैमिली बाय बोथ B एंड C, कितने परिवार B और C दोनों खरीदते हैं, B और C दोनों खरीदते हैं। यहाँ पे अलग अलग नहीं कहा गया है कि आपको B या तो C, आपको बोला है कि B और C दोनों खरीदते हैं। तो B और C का ग्राफ कौन है, यही आएगा 5 और 4, और 5 और 4 को कितना हम लिख सकते हैं, 5 और 4 क्या हो गया 9, और ये टोटल 75 मतलब 100% इसको हम मान रहे हैं। तो 25% पेपर नहीं पढ़ते हैं और 75% लोग पेपर पढ़ते हैं कोई ना कोई एक पेपर, तो उसको हम लोग 300 से डिवाइड करेंगे तो 1% बराबर कितना आएगा, आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 75 लोग क्या होंगे, पेपर को नहीं पढ़ते हैं, और यहाँ पे 225 लोग क्या होंगे, कोई ना कोई पेपर पढ़ते हैं। इस हिसाब से देखा जाए कि 1 का रेशियो 3 से आपका बन रहा है, तो 9 लोग हैं जो B और C पेपर खरीदते हैं, तो 27 बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 27 आपका सही है, 27 यहाँ पे सही है, ये आपका क्वेश्चन सही है। अब इसको जो लोग आप नहीं समझ पाएंगे कि ये किस पे दिया है, परसेंटेज पे दिया है कि रेशियो पे दिया है, तो क्या होगा, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें क्लियर इंडिकेशन नहीं किया गया है कि आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, केवल आपको एक दे दिया है और उसके आधार पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन का, डिफरेंट मॉक टेस्ट से या जो मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए तो इसका आंसर 27 आ गया। कम से कम 2 समाचार पत्र कितने खरीदते हैं, कम से कम 2 समाचार पत्र। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 3 7 और 5 12 और 4 कितना हो गया 16, और 16 का 3 गुना
16 का 3 गुना 16 तियाँ कितना हो गया 48। आया समझ में? तो 16 तियाँ 48, इसका आंसर कितना आ गया 48। तो ये इस तरह निकालेंगे तब जाके क्वेश्चन आपका सही होगा। कब? जब इसको आप परसेंटेज मानेंगे तब, नहीं तो आपको क्वेश्चन देखने से ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन ही गलत है, कैसे सेट किया गया है। आई बात समझ में? तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग माइंड में रखिएगा कि कैसे सॉल्व करना है वेन डायग्राम के क्वेश्चन को। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कितने परिवार कोई समाचार पत्र नहीं खरीदते हैं? अब देखिए कितने परिवार कोई समाचार पत्र नहीं खरीदते हैं, तो हमने निकाला था इसका परसेंटेज में कि 25% लोग क्या हैं समाचार पत्र नहीं खरीदते हैं और 1% 3 के बराबर है, तो इसका कितना आंसर आना चाहिए 75, जबकि इस ऑप्शन में क्या दिया है 75, ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो अब क्या मानेंगे? अब देखिए इसको तो ये दो क्वेश्चन आपने परसेंटेज मान के तो लगा दिया, लेकिन सेम परसेंटेज से ही हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन क्या हो जा रहा है गलत हो जा रहा है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। तो अब आपके मन में कन्फ्यूजन ये होगा कि इसको सॉल्व कैसे करें। आई बात समझ में? तो इस तरह के कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा लड़कों का क्या हुआ क्वेश्चन कम हो गया और गलतियाँ ज़्यादा हुई, इस वजह से लोग 35 भी क्रॉस नहीं कर पाए। तो आप पेपर को देख के एनालिसिस कीजिए कि कैसे पेपर आता है। यूथ कंपटीशन का प्रीवियस ईयर का पेपर आप लोग देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो उसमें आप लोगों को सारा पेपर का आइडिया मिल जाएगा कि कैसे पेपर पूछा जाता है। जो वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है या लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है, लेखपाल में रीजनिंग नहीं पूछता है, मैथ पूछता है, तो इस टाइप का कमीशन सेट करता है पेपर कि उसमें 5-6 क्वेश्चन गलत दें। अभी टेट का पेपर हुआ है, टेट में भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन गलत हैं। तो कमीशन जान के सेट करते हैं कि लड़के इसमें फंसें और टाइम बर्बाद करें, क्योंकि उनको सिलेक्शन नहीं लेना है, आपको सेलेक्ट नहीं करना है, वो रिजेक्ट करना चाहते हैं। तो जिस क्वेश्चन पे आप फंस जाइए उस क्वेश्चन को क्या कीजिए छोड़िए और आगे बढ़िए, ये मत उससे जूझते रहिए कि अब हम क्या करें। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन का आंसर यदि देखेंगे परसेंटेज के अनुसार तो 75 आएगा। अब ये ऑप्शन किस आधार पे लाया है ये हमें भी नहीं पता चल रहा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। इस पे वेन डायग्राम पे कितने परिवार ए या बी पसंद करते हैं लेकिन सी नहीं? अब देखिए या तो ये पसंद करते हैं या बी, इंग्लिश में भी क्या किया ए और बी। अब देखिए इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे तो सी में जितने लोग हैं वो क्या करेंगे किसी भी न्यूज़पेपर को नहीं पसंद करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे तो ए को कितने लोग पसंद करते हैं 16 लोग, और बी को कितने लोग पसंद करते हैं 22 लोग। तो 16 और 22 कितना हो गया 38। एक तरीका ये है, और दोनों भी पसंद करते हैं 4 लोग। आई बात समझ में? तो ये कितना हो गया 38। 38 का हम 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा 8 तरीके 24 का 4 हासिल 2, 3 तरीका 9 2 11, तो 114। यदि 4 को भी हम इंक्लूड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, तो ये आएगा 126। तो या तो 126 या 114, ऑप्शन देखिए कुछ दिया है इस टाइप का। हाँ ऑप्शन में आपका क्या है 126, मतलब ए और बी दोनों को पसंद करते हैं, तो जो ए को केवल पसंद करते हैं वो भी काउंट होगा, जो बी को पसंद करते हैं वो भी काउंट होगा, और जो दोनों को पसंद करते हैं वो भी काउंट होगा। तो ये 126 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम परसेंटेज मान के किए इस क्वेश्चन को, तो 3 क्वेश्चन हमारा सही हुआ, लेकिन एक क्वेश्चन क्या हुआ अभी नहीं निकला। आए बात समझ में? तो आप क्वेश्चन को देख के आइडिया लगाएंगे कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तब जाके आपका क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा। अब चलिए इसको 75 तक हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, विषम को आपको बताना है कि एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ वसंत है, पतझड़ है और गर्मी है और हवादार है। अब देखिए हवादार क्या होता है, हवादार कोई सेंस नहीं है, ये तीनों जो हैं मौसम से रिलेटेड हैं। पतझड़ का मौसम है, बसंत ऋतु है, गर्मी का मौसम है, हवादार कोई मौसम नहीं होता है, तो विषम आपका क्या हो जाएगा हवादार। नेक्स्ट ये है, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए क्या होगा होमवर्क। और कल वाले पेपर में कल हम इस पेपर को फिर से सॉल्व कराएंगे। अभी हम लोग कितना सॉल्व किए 73 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, मतलब
23 क्वेश्चन आज सॉल्व किए हैं और इसमें ये समझे हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा है और पेपर को सॉल्व कैसे करना है। किसी भी क्वेश्चन में फंसना नहीं है, जो क्वेश्चन फंस जाए उसको आगे छोड़ देना है। और इतने में केवल 23 क्वेश्चन में आपको 5 से 6 क्वेश्चन क्या हुए, मिसप्रिंट देखने को मिले होंगे। तो चलिए हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा कल शाम को 6 बजे, उसको आप लोग कंटिन्यू देखिएगा और पेपर का पैटर्न आप लोग पहले समझिए कि कैसे बना है। चलिए धन्यवाद, और कोशिश करेंगे कि वीडियो आप लोगों को रेगुलर प्रोवाइड करें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।